नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। CGL 2024 के अंदर जो इंग्लिश के पेपर हुए हैं अलग अलग शिफ्ट्स में, उन सब का हम लोग एक सीक्वेंस के तहत सॉल्यूशन कर रहे हैं। 9 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको मिल चुका है। आज हम लोग शिफ्ट 3 का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप यहाँ ध्यान दीजिए। आपसे कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक कथन दिया हुआ है, उस कथन को एक शब्द में क्या बोला जा सकता है उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। कह रहा है मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूअसली। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि शराब की लत। ऐसा व्यक्ति जिसे पूरे दिन या हर समय शराब पीने की एक इच्छा रहती है, उसे क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, उस चीज़ के लिए कि दिन भर आपको शराब पीने की एक क्रेव हो, इच्छा हो, तो उसको हम लोग डिप्सोमेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्सोमेनिया। अब यहाँ जितने भी वर्ड हैं इनके अंदर आपको एक रूट वर्ड नज़र आ रहा है, मेनिया। तो इसको समझना ज़रूरी है दोस्तों। मेनिया का मतलब होता है किसी चीज़ का उन्माद, किसी चीज़ का उन्माद। उन्माद मतलब ये नेगेटिव वर्ड है। कोई ऐसी चीज़ जो नकारात्मक प्रेम को दर्शाए उसको हम लोग मेनिया बोलते हैं, पागलपन। इसके लिए पॉजिटिव वर्ड क्या है? पैशन। किसी भी व्यक्ति में कुछ प्राप्त करने का पैशन होना चाहिए, परंतु क्या नहीं होना चाहिए? मेनिया नहीं होना चाहिए। तो डिप्सोमेनिया के अंदर डिप्सो जो है वो अल्कोहल से रिलेटेड है और मेनिया जो है वो जुनून। तो जिसको शराब को लेकर के पागलपन है, दिन भर शराब पीने की लत या इच्छा। मैनिएक जो वर्ड है इसका मतलब होता है उन्मादी। एडजेक्टिव है ये, मेनिया से बना है वर्ड। सैटायरोमेनिया, इसका मतलब होता है एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड डिजायर फॉर सेक्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल या अनकंट्रोलेबल, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर सकता, किस चीज़ की डिज़ायर रहती है? सेक्स को लेकर के अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव, अत्यधिक जो डिज़ायर होती है उसको हम लोग सैटायरोमेनिया बोलते हैं। क्लेप्टोमेनिया जो है ये चोरी से संबंधित है। इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, कि हर समय किसी चीज़ को चुराने को लेकर जो सोचता रहता है, चोरी करने की 24 घंटे जिस व्यक्ति के दिमाग में चलती है, उसके लिए हम लोग वर्ड ले सकते हैं क्लेप्टोमेनिएक। और क्लेप्टोमेनिया होता है ये चोरी की इच्छा। तो हमारा आंसर हो गया 4th ऑप्शन। अगला कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाई आर्ट एंथुजियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। कि पेंटिंग जो है उसकी प्रशंसा की गई थी पूरे विश्व भर से, आर्ट को जो पसंद करते हैं उन लोगों के द्वारा। ये पैसिव में है, इसे हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव में। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, वॉज एडमायर्ड। कल आपको एक रूल बताया था वॉइस के अंदर, रूल है VTC। वर्ब को पकड़ेंगे
वर्ब से टेंस पे पहुंचेंगे और फिर चेंज कर लेंगे। तो देखिए वॉज एडमायर्ड जो है, वॉज एडमायर्ड, इससे क्या पता चल रहा है? तो वॉज एडमायर्ड से ये पता चला कि ये पैसिव किसका है, किसका पैसिव वॉइस है? तो ये है पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस। किसका पैसिव वॉइस है? पास्ट सिंपल का। क्योंकि पास्ट सिंपल में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म होती है, उस सेकंड फॉर्म को जब पैसिव में चेंज किया जाता है तो वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो जब पास्ट सिंपल को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें किसका उपयोग करना है? सेकंड फॉर्म का उपयोग करना है। तो कहाँ पर है सेकंड फॉर्म? तो आपने कहा द पेंटिंग वॉज बीइंग, बीइंग जो है ये कॉन्टिन्यूस में आता है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड, एडमायर की सेकंड फॉर्म है। और ये जो पूरा पार्ट है आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, ये सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि पैसिव में ये क्या है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यहाँ है आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव एडमायर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये नहीं हो सकता। द पेंटिंग हैज़ बीन, यहाँ बीन जो है ये परफेक्ट के पैसिव में आता है। तो हम लोग जो है आंसर तक पहुँच चुके हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल ठीक है। सेकंड फॉर्म यहाँ लगी हुई है, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है और एक्टिव वॉइस में पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है और वो पैसिव में वॉज वर्ब थर्ड में चेंज होती है जो यहाँ आपको दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें यहाँ पर कह रहा है कि जो ब्रैकेट में पार्ट दिया हुआ है उसको करेक्ट करें ताकि सेंटेंस आपका ठीक हो जाए। एक पेपर पहले हमने सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ईच और एवरी ये दोनों कैसे प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो जब ये प्रोनाउन सिंगुलर है तो इसको जो नाउन फॉलो करेगा वो भी कैसा होगा? सिंगुलर। और इस प्रोनाउन को अगर कोई वर्ब फॉलो करेगा तो वो भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहाँ ईच पार्टिसिपेंट हैव जो है, ये हैव लिखना यहाँ सरासर क्या है? गलत है। हमें इस हैव के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? हैज़ लिखना पड़ेगा। और इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ईच पार्टिसिपेंट हैज़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अंडरलाइंड ईडियम का करेक्ट मीनिंग बताइए। अब अंडरलाइंड ईडियम है कौन सा? कह रहा है फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड। तो एट हर विट्स एंड ये है आपका ईडियम। देखिए ईडियम एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूजन। क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन। हिंदी में अपन बोले तो दुविधा। तो कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है, दुविधा की जो स्थिति होती है, उसके लिए बोला जाता है एट वंस विट्स एंड। तो यहाँ पर कौन सा जो है ठीक होगा? सो वरीड कंफ्यूज्ड और एनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो वरीड कंफ्यूज्ड और एनॉयड दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस। सो काम एंड कंपोज्ड ये तो हो ही नहीं सकता। सो वरीड कंफ्यूज्ड और एनॉयड दैट शी इंसल्टेड अदर्स फॉर नो रीज़न ये भी नहीं हो सकता। तो ये होगा कि बहुत ज़्यादा चिंतित होना, कंफ्यूज्ड होना, चिड़चिड़ा हो जाना, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आगे क्या करें। तो ये जो स्थिति है वो स्थिति होती है क्या करें, क्या करें, क्या ना करें। ये जो स्थिति है उसी के लिए आता है एट वंस विट्स एंड। ठीक है, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। तो वही है एट वंस विट्स एंड। चलिए प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है कि
मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। तो इसकी ट्रिक कई बार आपको बता चुका हूँ। ओपनिंग स्टेटमेंट को पकड़ेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से शुरू होगा, तो आप कहेंगे कि सर ओपनिंग स्टेटमेंट प्रॉपर नाउन से शुरू होगा। तो चेक करिए कहाँ पर है प्रॉपर नाउन, वही आंसर बनेगा। तो प्रॉपर नाउन कहाँ है, ये तो प्रोनाउन है, ये वर्ब हो गया। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग, ये कल्चर, कस्टम एंड लाइफस्टाइल, ये तो किसी चीज़ में जुड़ा हुआ है, तो आर से शुरू होगा। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस, ये आपका नाउन फ्रेज है, तो यहीं से शुरुआत होगी कि अलग अलग स्थानों पर ट्रैवल करने का एडवांटेज ये है कि हमें अवसर मिलता है लोगों को ऑब्जर्व करने का, लोगों को क्या करने का, ऑब्जर्व करने का, साथ ही साथ लोगों के कल्चर और कस्टम को जानने का भी मौका मिलता है, उनकी जीवन शैली को जानने का मौका मिलता है, और फिर हम लोग उस चीज़ को रेस्पेक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आर आ जाएगा, आर के बाद में पी आ जाएगा, फिर उसके बाद में एस आ जाएगा, और लास्ट में कौन आ जाएगा, क्यू। तो आर पी एस क्यू ये हमारा आंसर है। तो आर पी एस क्यू दिख रहा है आपको ऑप्शन थर्ड में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है वो हमें बतानी है। देखो अकोमोडेट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, डबल सी आता है, डबल एम आता है। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी को रहने के लिए, किसी को रहने के लिए कोई स्थान देना, किसी को रहने के लिए कोई स्थान देना। मिलेनियम का मतलब होता है शताब्दी। ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल का जो समय होता है उसे मिलेनियम बोलते हैं। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, डबल एल आता है, डबल एन आता है। प्रिविलेज की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। एडिशनल फैसिलिटीज, और वी कैन ऑल्सो से फैसिलिटीज। मिस्चीवस यही हमारा आंसर है, स्पेलिंग गलत है, इसमें आई नहीं आएगा, सीधा है MISCHIEVOUS, मिस्चीवस। मिस्चीवस का मतलब क्या होता है, नटखट। किसके लिए आता है ये वर्ड, भगवान कृष्ण के लिए काफ़ी बोलते हैं ना, बड़ा नटखट है नंद गोपाला। तो सेकंड यहाँ ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, सिनोनिम पर्यायवाची बताना है, किसका, टॉट का। देखिए टॉट जो है इसका मतलब होता है कसा हुआ। क्या मीनिंग होता है, कसा हुआ। तो कसा हुआ जो है उसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, टाइट बोल सकते हैं। तो अगर टाइट बोल सकते हैं तो आंसर मिल गया, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्लैक का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी। टॉन जो है ये टीयर जो वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म है। टॉन का मतलब होता है फटा हुआ। क्या मतलब होता है, फटा हुआ। फर्स्ट फॉर्म है टीयर, सेकंड फॉर्म होती है टोर, थर्ड फॉर्म होती है टॉन। और ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह भी काम करता है, ध्यान रखना है, टॉन। और फ्लैसिड का मतलब होता है वीक एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड वीक बोल सकते हैं, मुलायम एवं कमजोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करिए। सेंटेंस है पैसिव में एक्टिव में चेंज करना है। तो कौन सा रूल आपको बताया है, एक ही रूल है जो हर जगह काम करेगा, रूल है VTC। वर्ब को पकड़ेंगे, वर्ब से टेंस पे पहुंचेंगे और टेंस पे जा करके चेंज कर देंगे। यहाँ दे रखा है विल बी मेड, तो मॉडल है, मॉडल के बाद में बी है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये किसका पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो ये पैसिव वॉइस है
मॉडल सिंपल का। किसका पैसिव वॉइस है? मॉडल सिंपल का पैसिव वॉइस है। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि मॉडल सिंपल का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, मॉडल सिंपल का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर है कि जो मॉडल है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ये मॉडल सिंपल का एक्टिव वॉइस है। और मॉडल सिंपल का पैसिव वॉइस क्या हो जाता है? तो वही मॉडल और उस मॉडल के बाद बी और उसके बाद में थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली आपको स्ट्रक्चर चाहिए एक्टिव में मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ कौन सा मॉडल है? विल के साथ कहाँ है फर्स्ट फॉर्म? वही आपका आंसर है। तो आप कहेंगे सर ये रहा विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, इस को अर्थ के तौर पर चेक करना है कि ये कौन से मुहावरे का अर्थ हो सकता है। तो दोस्तों, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप का मतलब होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिले, और अत्यधिक डिस्काउंट के लिए मुहावरा है 5 फिंगर डिस्काउंट। तो 5 फिंगर डिस्काउंट मतलब कि भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो है एक तरीके से दुकान से जो है आप खरीद नहीं रहे, बेसिकली दुकान से आप क्या कर रहे हैं? चुरा रहे हैं, क्योंकि बहुत हैवी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो 5 फिंगर डिस्काउंट का जो है मीनिंग हो जाएगा टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। अगला एरर बताना है कि कहाँ पर एरर है। इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता कि CGL में पहले कभी आया होगा या आने वाले वर्षों में आ सकता है। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, और चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं भी पढ़ा है तो भी आप ये तो जानते ही हैं कि आई के साथ अगर 3 वर्ब प्रेजेंट टेंस में चलती हैं तो आई के लिए डेडिकेटेड कौन है? एम डेडिकेटेड है। तो आई के साथ हमेशा एम आता है। तो आई के साथ आर नहीं आ सकता, आई के साथ आर नहीं आ सकता, यही एरर है। आई के साथ यहाँ एम आएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा आई एम डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग, कि मैं अपने पति के साथ मेरी बहन की शादी में क्या कर रही हूँ? भंगड़ा पा रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि एरर बताइए। बता देते हैं। कह रहा है द टी एट दिस कैफ़े इज़ बेस्ट देन। देखिए प्यारे बच्चों, जब हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव चैप्टर में हम लोग एक चीज़ सीखते हैं। क्या चीज़ सीखते हैं? कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है? देन। और हम लोग ये भी सीखते हैं कि देन से पहले कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री। वाइज वर्सा भी ट्रू है, दोनों चीज़ें अप्लाई होती हैं। यहाँ क्या मिल रहा है? देन। तो देन के पीछे बेस्ट, ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। बेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? तो आप कहेंगे कि सर बेस्ट की तो कंपैरेटिव डिग्री बेटर है। फिर आप कहेंगे कि सर बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या है? तो वो तो क्या होती है? गुड। तो कंपैरेटिव लगा दो देन से पहले, तो बेस्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा? बेटर आ जाएगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया? 3rd नंबर में एरर हो गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 11 समाप्त। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। विलोम शब्द बताना है। किसका विलोम शब्द बताना है? मिजरेबल। देखिए मिजरेबल एडजेक्टिव है, ABLE सफिक्स से खत्म हो रहा है। मिजरेबल का मतलब होता है बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही दयनीय स्थिति होना। और अपन बोल सकते हैं कि पीड़ा, दुख, निराशा, ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है, निराशा से भरी है, दयनीय स्थिति है, तो हम लोग उसको बोलते हैं मिजरेबल। अपोजिट देखिए, मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, आवाज़ के लिए आता है ये, मधुर ध्वनि कोयल की, गायकों की। सेटल्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ स्थिर है, सेटल हो चुके। चीयरफुल का मतलब होता है खुश।
आनंदित। तो देखिए दुख और पीड़ा के अगर संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा चीयरफुल, क्योंकि मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, तो दुख निराशा, चीयरफुल मतलब खुशी और आनंद। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कॉन्फिस्केट। वर्ड क्या दे रखा है दोस्तों? कॉन्फिस्केट। वो कॉन्फिस्केट का मतलब होता है दोस्तों जब्त करना। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? जब्त करना। अब यहाँ पे पहला वर्ड दे रखा है रीस्टॉक। तो रीस्टॉक का मतलब होता है दोस्तों रिप्लेनिश, रिफिल, पुनः खत्म हुई चीज को भरना। पानी था ग्लास में, आपने पानी पी लिया, ग्लास खाली हो गया। अब ग्लास को आप दोबारा क्या करेंगे? रीस्टॉक करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे, रिफिल करेंगे। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है नाश करना। डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नाश करना। और यहाँ आंसर हो जाएगा सीज, क्योंकि सीज का भी मतलब क्या होता है? जब्त करना। सीज का भी मतलब क्या होता है? जब्त करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इडिबल का क्या मीनिंग हो सकता है वो हमें बताना है। दोस्तों इडिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपके लिए क्या है? खाने योग्य है। कोई ऐसी चीज जो आपके लिए क्या है? पोषक है। पोषक मतलब जो आपको पोषण प्रदान करे। क्या प्रदान करे? पोषण प्रदान करे। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं बाकी वर्ड्स के मीनिंग, तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। नॉइज़म का मतलब होता है शोर भरा। नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, अर्थात हानिकारक। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो चीज खत्म हो जाएगी। इसका अपोजिट भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इमॉर्टल। इमॉर्टल जो चीज कभी खत्म नहीं होगी, मतलब जो चीज क्या है? अमर। न्यूट्रिटिव हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिटिव जो है पोषक को बोला जाता है। एडिबल का आंसर न्यूट्रिटिव, एप्रोप्रिएट मीनिंग के अंदर इसको ले लेंगे। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? अंडरलाइन सेगमेंट क्या है? ऑपरेटिव। कह रहा है देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया ऑफ द सिटी, कि बहुत सारे फैक्ट्री हैं शहर के डैश एरिया में। तो वो ऑपरेटिव एरिया थोड़ी है। जिस एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है तो फैक्ट्री का पर्यायवाची क्या होता है? इंडस्ट्री। तो हम लोग उसको शहर का इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। कौन सा एरिया बोलते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं तो ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है द इलेबोरेट सिलेबी हैड टू बी डैश समराइज टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन द यूजीसी असेसमेंट मीटिंग। समराइज का पर्यायवाची बताना है, सिनोनिम। दोस्तों समराइज का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करके बताना, कम करना, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना या बताना, उस चीज़ को बोला जाता है समराइज। एक्सपांड तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपांड का तो मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना। प्रोलॉन्ग्ड का भी मतलब होता है जो लंबे समय तक जारी रहे, लंबे समय तक रहे, उसको प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं। लेंथन का भी मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। रिकैपिटुलेटेड हो जाएगा। रिकैपिटुलेट का भी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को
संक्षिप्त में लिखना या किसी चीज़ को कम करना। कॉन्साइज बोल सकते हैं कम करने के लिए। एक अच्छा वर्ड है ब्रीफ, एक अच्छा वर्ड है समरी। तो ये सारे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। गलत स्पेलिंग कौन सी है वो बतानी है। तो बहुत ही आसान सा ये सवाल है। रिसीव्ड की स्पेलिंग यहाँ गलत है दोस्तों। वर्ब होता है RECEIVE, रिसीव, और सेकंड फॉर्म चाहिए तो डी लगा देंगे लास्ट में, रिसीव्ड हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, इनकरेक्टली स्पेल्ट आपसे पूछा था, तो इनकरेक्टली स्पेल्ट जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो कहाँ पर लिखी हुई है ये स्पेलिंग? तो RECEI, रिसीव्ड की अपने को आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सिलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? तो करेक्ट स्पेलिंग ये है। तो आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ गलत है स्पेलिंग, यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, ये यहाँ सही स्पेलिंग दे रखी है जो अपन ने लिखी है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। कह रहा है द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कांट बी रीच्ड। कांट बी रीच्ड ये है अंडरलाइन, इसका बताना है। तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई पहुँच नहीं सकता, कोई ऐसी जगह जो एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल नहीं है मतलब जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता। ये वर्ड कहाँ से बना है? एक्सेस से बना है। एक्सेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ तक पहुँच। एक्सेसिबल मतलब जहाँ पहुँचा जा सकता है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इन प्रेफिक्स लग के वर्ड बन जाएगा इनएक्सेसिबल। तो इनएक्सेसिबल का मतलब वो जगह जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता। तो यहाँ पर कह रहा है कि कांट बी रीच्ड, कि भाई क्वेश्चन पेपर्स को स्कूल के अंदर उन लॉकर्स में रखा गया है जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता। मतलब ऐसे स्थान पर जो क्या है? इनएक्सेसिबल है, जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता। अफेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, जो आसानी से किसी से मित्रता कर ले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अफेबल बोलते हैं, फ्रेंडली। अफोर्डेबल मतलब जिसको हम लोग खरीद सकते हैं, जो हमारी जेब पर ज़्यादा वजन ना डाले। बोलते हैं ना कई बार कि यार मैं इतने महंगे शूज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब मैं इतने महंगे शूज़ नहीं खरीद सकता पैसे के कारण। इररिप्रेसिबल का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा से भरा हुआ है उसको हम लोग इररिप्रेसिबल बोलते हैं। अगला देखिए, खाली स्थान में क्या आना चाहिए? तो ये कह रहा है ही हैज़ द डैश टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, कि उसके पास अपने विचारों को व्यक्त करने का क्या है? राइड है। राइड का मतलब क्या होता है? सवारी। तो ये कह रहा है कि उसे अपने विचारों को प्रकट करने की सवारी है, सरासर गलत। राइट ये कुछ है नहीं। राइट मतलब लिखना, ये कह रहा है कि भाई उसके पास लिखना है। राइट का मतलब है यहाँ अधिकार। तो यही सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि उसके पास अपने विचारों को प्रकट करने का क्या है? अधिकार है। होमोनिम चूज करना था। होमोनिम क्या होता है? जहाँ पे आपके पास स्पेलिंग डिफरेंट, उच्चारण सेम और मीनिंग डिफरेंट, उसको होमोनिम बोलते हैं, होमोफोन सॉरी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? कह रहा है एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स। कानून का वो आदेश जिसके अंदर लोगों को घरों के अंदर ही रहना पड़ता है। आप सब ने अभी एक भयानक बीमारी देखी थी कुछ समय पहले, कोविड-19। और कोविड-19 में क्या होता था? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैलती थी, और ऐसा नहीं हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ना मिले, इसलिए सबको घरों के अंदर पैक कर दिया था। और लोग इस चीज़ का अच्छे से पालन करें, उसके लिए सरकार क्या लगा देती थी? कर्फ्यू लगा देती थी। तो हम लोग अगर देखें तो कानून की भाषा में इसे कर्फ्यू बोलते हैं,
जब लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। अगला क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट को करने का तरीका क्या है, पूरा पढ़ेंगे और आवश्यकता के अनुसार उचित शब्द लगा देंगे। कह रहा है कि टी प्राइसेस, चाय की जो कीमतें हैं इन द डोमेस्टिक, जो घरेलू बाज़ार है उसमें लगातार इस साल बढ़ रही हैं, डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। हालांकि उत्पाद और बढ़ा दिया गया, मतलब पहले अगर 10 किलो चाय बनती थी तो इस साल 50 किलो चाय बन रही है, तो कीमत कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लगातार चाय की कीमत घरेलू बाजार में बढ़ रही है। ड्यूरिंग द पास्ट 3 months टी प्राइसेस हैव बीन डैश विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज। पिछले कुछ 3 महीनों की अगर बात की जाए तो चाय की जो कीमतें हैं वो लगभग हर कंपनी की जो चाय की कीमतें हैं वो लगभग बराबर ही चल रही हैं, कि जैसे अगर टाटा वाला 50 में बेच रहा है तो महिंद्रा वाला 52 में बेच रहा है, आसपास ही चल रही हैं। अनलाइक लास्ट ईयर टी प्राइसेस हैव जनरली शोन डैश। पिछले साल की बात की जाए तो उसकी तुलना में लगातार कीमतें चाय की बढ़ रही है, जबकि पिछले साल चाय की कीमतें कम थी। व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली, अब नाटकीय रूप से चाय की ये कीमत जो लगातार बढ़ रही है, दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव डैश एट ए रेदर हाई लेवल। तो इस साल क्या हुआ है कि एक और ऊपर कीमत पर जाके जो कीमतें हैं चाय की वो स्थिर हो गई हैं। इन द सब्सिक्वेंट 4 months द डैश एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड। और पिछले 4 महीनों की अगर बात की जाए तो औसत जो कीमत है चाय की उसमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ उचित हो सकता है। पहला कह रहा है टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक डैश, तो घरेलू क्या हो सकता है, घरेलू क्षेत्र, घरेलू मैदान, घरेलू जोन या घरेलू बाजार। तो चाय को बेच रहे हैं, कीमतों की बात हो रही है, तो बाजार सबसे उचित शब्द यहाँ पर होगा। डोमेस्टिक मार्केट में चाय की कीमतें बढ़ रही हैं और इसके अंदर डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द पास्ट 3 months द टी प्राइसेस हैव बीन डैश विद द प्राइसेस ऑफ अदर। दूसरी कंपनी की चाय की कीमतों के साथ कीमतें जो हैं वो परस्पर चल रही हैं। तो परस्पर चलने के लिए एनकाउंटर का मतलब होता है एक दूसरे का सामना करना, फेवर होता है किसी का पक्ष लेना या पक्ष में होना, काउंटरिंग मतलब किसी चीज़ का सामना करना, और अलाइनिंग मतलब एक ही साथ चीज़ों का होना। तो अलग अलग कंपनियों की कीमत एक बराबर ही लगभग हैं, तो कीमतें अलाइन हो रखी हैं, एक तरीके से जमी हुई हैं। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है अनलाइक लास्ट ईयर द टी प्राइसेस हैव जनरली शोन डैश। अब यहाँ रोज ड्रामेटिकली दे रखा है कि राइज का सेकंड फॉर्म है रोज, मतलब किसी चीज़ का ऊपर आना। तो ऊपर आना मतलब कीमतों का बढ़ना, तो कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, इनफ्लो, इननेट, ए, रिडक्शन, एन, अप ट्रेंड। ये देखिए यहाँ स्पेस है, तो ये जो वर्ड है ये है एन अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड का मतलब क्या हो जाएगा कि कीमतें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर आगे रोज राइज का सेकंड फॉर्म है, मतलब पीछे बढ़ने की ही बात हो रही है। तो यहाँ अप ट्रेंड शो किया है चाय की कीमतों ने। दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव डैश, परंतु इस साल जो चाय की कीमतें हैं वो क्या हो गई है, एक पॉइंट पे आकर के स्थिर हो गई हैं। मॉडरेट मतलब मध्यम, अबेट मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना या कम करना, इक्वेटेड बराबर करना, स्टेबलाइज हो गई हैं चाय की कीमतें, एक पॉइंट पर आकर के स्थिर हो गई हैं। और अंतिम पॉइंट क्या है, पिछले 4 महीनों में अगर देखा जाए तो डैश एवरेज प्राइस। तो यहाँ 4 महीनों की बात करी है, तो 4 महीनों की अगर बात आप कर रहे हो तो कौन सी कीमत की बात होगी, साप्ताहिक कीमत की, अर्धवार्षिक, वार्षिक की, मासिक। तो भाई 4 महीने बता रहा है तो यहाँ पर औसत कीमत महीने के हिसाब से ही है, तो मंथली एवरेज प्राइस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ दोस्तों ये पेपर सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। आगे की चर्चा करेंगे अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।